ट्रूनियन सिमेट्री। ट्रूनियन के ऐतिहासिक बेलानीज गांव में यकीन मानिए बहुत रहस्यमयी मुझे कुछ मिला, क्योंकि इस गांव में एक कब्रिस्तान बसता है और हमें पता है कि कब्रिस्तान वो जगह है जहां लोगों को दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो कब्रिस्तान है उसमें लोगों को दफनाया नहीं गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसानी हड्डियां कैसे एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं और इसी वजह से इस जगह को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। असल बात यह है कि इस गाँव में रहने वाले लोग किसी भी मरने वाले को ना ही जलाते हैं, ना ही दफनाते हैं और ना ही इनकी मम्मीज बनाते हैं और ना ही इन्हें पहाड़ों में पक्षियों के खाने के लिए खुला छोड़ते हैं, बल्कि ये तो किसी भी मरे हुए इंसान के चारों ओर बस एक पिंजरा बना देते हैं और जिसे ट्रूनियन सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। आज के समय में इस कब्रिस्तान में कुल टोटल 12 ऐसे पिंजरे मौजूद हैं और जब भी कोई गांव में मरता है तो उसकी लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर इन्हीं पिंजरों में से एक में रख दिया जाता है, जिसके बाद उस लाश पर पूरी तरह से प्रकृति का कंट्रोल हो जाता है। और जब भी कोई पिंजरा ऊपर तक भर जाता है तो सबसे नीचे वाली लाश को निकालकर कब्रिस्तान के कोने में बने हड्डियों के अंबार में फेंक दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए ये बेहद अजीब और डरावना रीति रिवाज यहीं खत्म नहीं होता। जो पहाड़ इस कब्रिस्तान के कोने में हड्डियों का बना हुआ है वही तो इस पूरे कब्रिस्तान का सबसे मेन हिस्सा है। और इंसानी शरीर में मौजूद कुछ खास हड्डियां जब तक अपने आप उस हड्डियों के पहाड़ में से गायब नहीं हो जाती तब तक मरे हुए इंसान को पूरी तरह से निगरानी में रखा जाता है। मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो जब तक इंसान की खोपड़ी को छोड़कर बाकी सभी हड्डियां गायब या फिर गल नहीं जाती तब तक वहां के लोग उस इंसान का ध्यान रखते हैं, जिसके बाद बचे हुए उस खोपड़ी को वहां से उठाकर इस गांव के बीचों बीच बने ट्रूमेनियन पेड़ के नीचे कुछ इस तरह से जचा दिया जाता है। और आज इस पेड़ के नीचे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसी खोपड़ियां पड़ी हुई हैं जो पिछले कई सदियों से मरने वाले लोगों की इकट्ठा करके रखी गई हैं। हमें पता है कि इनसे बहुत गंदी बदबू जरूर आती होगी, लेकिन वो बदबू हमारे लिए तो बदबू है पर इन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि उनको तो इसकी आदत हो गई है। नेपोलियन क्रस्ट। सन 2017 में वैज्ञानिकों को एक सेना की टुकड़ी जमीन में दबी हुई मिली और जब इसकी जांच की गई तो ये सामने आया कि इन्हें सन 1809 में नेपोलियन द्वारा मारा गया था। सैनिकों की ये लाशें ऑस्ट्रिया के एक किसान के खेत के नीचे पाई गई। उस बेचारे किसान को तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जैसे ही उसने अपनी फसल काटी और दोबारा अपने खेत को तैयार किया तो उसके सामने ये सब आ गया। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ 2-4 लाशें होंगी? जवाब है नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी 55,000 सैनिकों की लाशें मौजूद थी। इन सभी सैनिकों को नेपोलियन बोनापार्टे के कहने पर खत्म किया गया था। जो सैनिक यहाँ दफनाए गए वो सारे के सारे ऑस्ट्रिया की आर्मी के थे और इन सब ने नेपोलियंस के खिलाफ बैटल ऑफ वाग्राम में हिस्सा लिया था। अब रीति रिवाज के हिसाब से तो इन सभी सैनिकों को नेपोलियंस द्वारा पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने जगह जगह खड्डे किए और एक के बाद एक लाशों को उनमें भर दिया। वैज्ञानिकों को इन लाशों के बीच से मस्केट बॉल्स, कोट के कुछ बटन्स और इन बटनों के अलावा हजारों ऐसे निजी सामान के कुछ अवशेष मिले जो इन सैनिकों के पास मौजूद थे। बेशक इन सभी सामानों को नेपोलियन लोग वापस निकालना भूल गए होंगे। खैर अब तक भी यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये कि जो सैनिक यहाँ युद्ध में हिस्सा ले रहे थे वो सभी के सभी बुरी तरह से बीमार थे। जब वैज्ञानिकों ने इनकी हड्डियों पर रिसर्च करी तो ये सामने आया कि इन सभी सैनिकों में उस समय स्कर्वी नाम की बीमारी फैल चुकी थी। ये बीमारी हमारे शरीर में आमतौर पर विटामिन सी के कमी की वजह से फैलती है। इन सभी के सभी सैनिकों के घुटनों के जोड़ बुरी तरह खुल चुके थे और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब सैनिकों से दिन रात परेड करवाई जाती हो। कुल टोटल अभी तक 50 स्केलेटन्स की जांच की गई, जिनमें से सभी के अंदर स्कर्वी तो था ही, जबकि 70% सैनिक तो ऐसे थे जो निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे। और सोचकर देखिए, इन बीमारियों से पीड़ित होने के बाद भी इन बेचारों ने अपने देश के लिए लड़ा और इससे हमें ये पता चलता है कि इतिहास में होने वाले युद्ध कितने निर्दयी हुआ करते थे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि मरने वाले सैनिकों में ज्यादातर सैनिक 16 से 25 साल के थे? क्या वहां पर बच्चों को जन्म होते ही बंदूकों से खेलना सिखाया जाता था? बदकिस्मती से हम इसके बारे में कभी जान नहीं पाएंगे। रोमन क्रूसिफिक्शन। समय था 3री या फिर 4थी शताब्दी का और जगह थी यूनाइटेड किंगडम, जब वहां एक आदमी को सूली पर चढ़ाया गया। जी हाँ, सबसे पहले तो उसके पैर के पंजे से लेकर उसकी एडी से बाहर निकालते हुए कील उसके पैर में गाड़ी गई, जिसके बाद उसे सूली पर टांग दिया गया और यहीं पर उसे मरने के लिए छोड़ भी दिया गया। यहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि हो ना हो वो आदमी उस समय रोमन लोगों का दास हुआ करता था।
और फिर जब उसकी 25 से 30 साल की उम्र हुई, इन लोगों ने उसके साथ ये काम कर दिया। अब क्योंकि वो दास था, इसलिए उसको पहले काफी लंबे समय तक चैन से बांध कर रखा गया होगा और फिर उसका समय आने पर या फिर उसकी सजा पूरी होने पर उसे सूली पर टांग दिया गया। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उस समय इतने क्रूर तरीके से किसी की जान लेना बहुत आम बात हुआ करती थी। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक डेविड इंगम के मुताबिक जब उन्होंने सूली पर चढ़ाए गए इस व्यक्ति की कब्र को खोजा तो वो इसका हाल देखकर दंग रह गए। वो हैरान इसलिए नहीं थे कि इस व्यक्ति को इस तरीके से मारा गया था, बल्कि वो हैरान इसलिए थे कि वहां ऐसी 48 और लाशें मौजूद थी और ये सभी के सभी लाशें देखने से ही ये निशान दिखा रही थी कि किसी जमाने में बेहद कठिन परिश्रम वाला काम इनसे करवाया गया होगा और ये काम उनकी सारी उम्र चला। 48 के 48 लोग रोमन लोगों के दास हुआ करते थे। इन लाशों के पास ही वैज्ञानिकों को एक वर्कशॉप भी मिली और निशानियों के मुताबिक इस वर्कशॉप में किसी जमाने में साबुन बनाई जाती थी। और हैरानी वाली बात यह भी है कि पूरे यूरोप में इस तरह से सूली पर चढ़ाए जाने के और सबूत वैज्ञानिकों को नहीं मिले, जिसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि उन्हें ऐसी सजा नहीं दी गई होगी, बल्कि बात यह है कि उनके सिर्फ निशान हमें अभी तक नहीं मिले हैं। हो सकता है कि उन्हें मारे जाने के बाद उनके ऊपर केमिकल्स डाल के उनको दफना दिया गया हो, जिससे उनका कंकाल समय से बहुत जल्दी गल गया। खैर 1968 में ऐसा ही एक और एग्जाम्पल इजराइल के जेरूसलम में बने एक मकबरे से बाहर निकल कर आया। और यह एग्जाम्पल किसका था ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और साथ ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। इसके बारे में कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगी मैं आपको तब तक पब्लिकली कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर आपको हिंट लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, मैंने वहां पर इसकी एक हिंट की स्टोरी वहीं लगा दी है। मेरी आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जरूर फॉलो कर लें। खैर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से सूली पर चढ़ाना तब के जमाने में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी और ये माना जाता था कि सबसे पहले ये घिनौना काम बेबीलोनियंस द्वारा शुरू किया गया था। यही काम फिर पर्शियंस द्वारा भी दोहराया गया, लेकिन ये लोग बजाय जाने पहचाने क्रॉस के बल्कि ये तो उसकी जगह पेड़ों का सहारा लिया करते थे। लेकिन रोमन लोग फिर से उन्हीं क्रॉसेस पर अपना अधिकार मानने लगे। इसमें बस इंसान के हाथ को ऊपर क्रॉस पर बांध दिया जाता है और उसके एक पैर पर नीचे कील उस क्रॉस में ठोक दी जाती है। बेशक इस पोजीशन में किसी का सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से खून बहने से पहले तो उस व्यक्ति की मौत दम घुटने से ही हो जाती होगी। हेल केव ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में एक खेत बसता है और इस खेत के बीच में आपको एक छोटा सा मिट्टी का पहाड़ खड़ा हुआ दिखाई देगा। तकरीबन 2000 साल पहले जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पेगन लोगों का जादू टोना करने की जगह हुआ करती थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो आप हेलोवीन वर्ड सुनते हैं उसकी शुरुआत इसी पहाड़ के अंदर बनी गुफा से हुई थी। जी हाँ, इस गुफा के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि ये गुफा हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच का एक रास्ता है और इस गुफा में सिर्फ शैतानों का वास है और इसी से सबसे पहले सैमैन फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, ये वही फेस्टिवल है जिसे आज हम हेलोवीन फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। आयरिश वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के समय में हेलोवीन फेस्टिवल बच्चे बहुत चाव से मनाते हैं, लेकिन तब के जमाने में हेलोवीन बच्चों के लिए नहीं था। इसमें लोगों का खून बहाया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी। इसके अलावा इस दिन हजारों की संख्या में जानवरों को काट काट कर उनको शैतान के हवाले किया जाता था। इसी वजह से इस जगह को आज हम आयरिश हेल केव के नाम से जानते हैं। बदकिस्मती से आज ये कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली उस समय क्या किया जाता था, लेकिन आज हमें बस ये पता है कि ये पहाड़ और इसके अंदर बनी गुफा अब चारों ओर से खेतों से और उन खेतों में रहने वाली भेड़ों से घिर चुकी है। पूरे आयरलैंड से लोग यहाँ पर जमा होते हैं और हर साल हेलोवीन फेस्टिवल मनाते हैं। ये लोग भी रीति रिवाज के चलते ज़्यादा तो नहीं पर कुछ जानवरों की बलि जरूर चढ़ा देते हैं। और यही वो फेस्टिवल होता है जब आयरिश लोगों द्वारा किसी युद्ध में आने या जाने की घोषणाएं की जाती हैं। आज इस पहाड़ के चारों ओर कुछ नहीं बचा, लेकिन एक जमाने में जगह बहुत अहम हुआ करती थी। सन 1800 के आसपास जब आयरिश लोग अमेरिका गए तो उनके द्वारा ही ये हेलोवीन फेस्टिवल का रिवाज वहां भी ले जाया गया। आज अमेरिका में छोटे बड़े लोग बड़े बड़े कद्दुओं को काट कर उनके अंदर डरावने चेहरे बनाकर अंदर लाइट्स लगाकर कुछ ये जुगाड़ बना देते हैं और इसे हेलोवीन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल हेलोवीन तो कुछ और ही था। क्या आपको ये कमाल की जानकारी पहले पता थी? अगर नहीं तो भी, और अगर हाँ तो भी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में पिक मी जरूर लिख दें। मेडिवल वॉरफेयर ऑफ ब्लड। 22 जुलाई 1361 के दिन डेनमार्क के राजा ने 2500 लोगों की एक सेना की टुकड़ी को गोटलैंड के पश्चिमी तट पर भेजा और यहाँ सामना किसी दुश्मनी सेना से नहीं बल्कि वहाँ के आम लोगों से था। जी हाँ, गोटलैंड एक छोटा सा आइलैंड है
जो स्वीडन की मुख्य भूमि से तकरीबन 40 मील दूर बना हुआ है। ये आज भी पिछले कई शतकों से यूरोप और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का एक बहुत बड़ा हब रहा है और इसी व्यापार को करके विस्बी टाउन बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था। लेकिन जैसा कि आज भी होता है, हम किसी की भी तरक्की को देखकर उससे जल उठते हैं और यहाँ डेनमार्क के राजा विस्बी टाउन की तरक्की को देखकर उनसे जल गया। जी हाँ, उसे पसंद नहीं था कि विस्बी में रहने वाले लोग इस तरह से अमीर हो जाएं और उसे डर भी था कि कहीं वो इतना पावरफुल ना हो जाए कि कभी डेनमार्क पर ही हमला कर दे। इसलिए उसने भी वही किया जो एक राजा कर सकता था, उसने इसे तबाह करने की सोची। और जैसे ही उसकी 2500 लोगों की सेना की टुकड़ी विस्बी में घुसी तो उसमें रहने वाले ज्यादातर लोगों ने अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लिया। लेकिन फिर भी तकरीबन 1800 लोग ऐसे थे जो शहर की मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुए और उन्होंने इस सेना की टुकड़ी से लड़ने की सोची। लेकिन बदकिस्मती से उन बेचारों के पास ना ही कोई हथियार था और ना ही उन्होंने कभी लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी। इसी वजह से डेनमार्क की सेना उन 1800 लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी पड़ गई और उन्हें एक एक कर मार डाला। इस बदनाम युद्ध को पूरे यूरोप के इतिहास में सबसे ज़्यादा खून खराबे वाला युद्ध भी माना जाता है। डेनमार्क के लोगों ने उस समय किस तरह आतंक मचाया, इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगाएं कि जब वो सभी 1800 लोग मर चुके थे तब भी उनको ज़मीन में गाड़ गाड़ कर उनके ऊपर तलवारें चलाई गई। और आज तकरीबन 700 साल उन बातों को बीत चुके हैं और अब वैज्ञानिकों को वो लाशें फिर से मिली और अब जाकर वो वैज्ञानिकों को लाशें फिर से मिली हैं। यहाँ इतनी हड्डियाँ मौजूद थी कि वैज्ञानिकों को इनको उठाने के लिए ट्रकों की सहायता लेनी पड़ी। तकरीबन 1185 खोपड़ियाँ तो वैज्ञानिकों ने बरामद कर ली, बाकियों की अभी तलाश की जा रही है। और इनमें से ज़्यादातर लोगों को तलवारों और कुल्हाड़ियों से मारा गया था, जबकि कुछ एक लाशों में तीर लगने के भी निशान मौजूद हैं। एक और तरीका था जिसमें यहाँ लोगों की जान ली गई, वो था लोहे का जाल। जी हाँ, इस जाल को इन मासूम लोगों के सर के ऊपर रखा जाता था, जिसके बाद उनके गले की हड्डी इसके भार की वजह से टूट जाती थी। इसके बाद दिल दहला देने वाले तरीके से इन मासूम लोगों के गले में फंसी हुई तलवारें अभी तक उसी में मौजूद हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई। सोचकर देखिए वो डेनमार्क के सैनिक कितने ज़्यादा बेरहम थे कि उन्होंने लोगों को मारने के बाद चैन नहीं लिया और उन्हें ज़मीन में दफनाने के बाद भी मारते रहे। अलेप्पो ट्रिपा केव। अगर आपको इस गुफा को देखना हो तो सीधे ग्रीस के क्वाइट बे की तरफ जाना होगा। जी हाँ, इस गुफा से वैज्ञानिकों को ऐसी ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास अभी तक नहीं है। जी हाँ, इस गुफा में एक पूरा गांव रहा करता था और वो भी स्टोन एज के ज़माने में। इसके अलावा कुछ इंसानी हड्डियों के अवशेष जो पूरे 7000 साल पुराने थे, साथ ही एक छोटी सी लेक और इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिडन चैम्बर भी इस गुफा में पाया गया। यकीन मानिए, हजारों सालों पहले इस चैम्बर को बहुत अजीब अजीब रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था, जिसे आज हम सीधे सीधे बीनीथ ऑफ हेड्स के साथ जोड़कर देख सकते हैं। ये सारी की सारी डिस्कवरीज आज की दुनिया से पूरी तरह छिपी हुई थी, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के पहुंच इस गुफा तक बनी और वैज्ञानिकों की एक टीम इसके अंदर रिसर्च करने के लिए पहुंची और सबसे पहले 160 लोगों की हड्डियों के अवशेष वहां बरामद हुए, जो सभी के सभी 7000 साल पुराने थे। वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक यहाँ आदि मानवों ने तकरीबन 2000 सालों तक अपना बसेरा डाला। इसके अंदर कुछ कुछ पेंटिंग्स भी मौजूद थी जो बहुत बुरे हालातों में आज भी देखी जा सकती हैं। वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें देखकर हम नहीं समझ सकते। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गुफा में तो एक गांव बसता ही था, इसके अलावा भी एक और गांव इस गुफा के बाहर मौजूद था। ये बात तो पक्का थी कि इस गुफा में बहुत अजीब अजीब रीति रिवाज चलते थे, क्योंकि उस चैम्बर से वैज्ञानिकों को आग के निशान मिले। और क्या आपको पता है कि स्टोन एज के बाद से इंसानों को पहली बार खेती का आइडिया मिला? वो लोग कौन थे जो इस गुफा में रहा करते थे? ये लाशें जो मिली वो किसकी थी? इस गुफा से निकलकर वो लोग कहाँ चले गए? ये सब बंद इसलिए हुआ क्योंकि इस गुफा का जो एंट्रेंस गेट था वो एकदम से ढह गया था, जिससे कई हजार सालों तक ऐसे ही इतिहास को अंदर दबा कर बैठा रहा। खैर, आज इसे खोला और इसलिए हमें इसके बारे में इतना कुछ जानने को मिल पाया। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट दीपांशु को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।